नमस्कार, मैं इंदुश्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स ऑन बियॉन्ड में। एक ऐसा चैनल जिसमें किताबों की दुनिया के बारे में बात की जाती है, किताबों में लिखी हुई बातों को समझाया जाता है। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि कोई भी ज्ञान, कोई भी किताब का ज्ञान या कोई और भी ज्ञान आप तक ऐसे ही नहीं पहुँच जाता है, उसे पहुँचाने में यूनिवर्स का हाथ होता है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको कुछ संदेश देना चाहता है, वो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, तो उस इशारे को समझिए। हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद कहना कभी भी ना भूलें। अगले चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आइए आप और हम दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड का शुक्र अदा करें। इस यूनिवर्स को थैंक्स बोलें कि उन्होंने हमें इस किताब को पढ़ने, इस किताब को सुनने, समझने की शक्ति प्रदान की है और वो ब्रह्मांड हम तक इस ज्ञान को लेकर आया है। ग्रैटिट्यूड का भाव हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए और ग्रैटिट्यूड ही हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में अगले चैप्टर को सुनने से पहले थैंक्स टू यूनिवर्स लिखना ना भूलें। अगर ये चैनल आपको पसंद है और इसमें आप नई नई किताबों की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कौन कौन सी किताबों की जानकारी या फिर चैप्टर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले चैप्टर का नाम है एक हल्के बटुए के साथ इलाज। बेबीलोन की गरिमा बरकरार है। युगों बाद भी सबसे बेहतरीन खजानों में से भरे एक अत्यंत समृद्ध शहर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा आज भी वैसी है। लेकिन बेबीलोन पहले तो ऐसा नहीं था। बेबीलोन की समृद्धि उसके लोगों की बुद्धिमानी के परिणाम की थी। उन्होंने पहले सीखा कि अमीर कैसे बना जाता है। जब भला राजा सारगन अपने शत्रु और एलामाइट को हराकर बेबीलोन लौटा तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। शाही चांसलर ने कुछ इस तरह इस समस्या को बताया। उसने कहा कि हमारे लोगों के पास बहुत सालों तक समृद्धि रही है। महाराज ने जो सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी नहर बनवाए थे, देवताओं के मंदिर बनवाए थे, इन सारे कामों के पूरे हो जाने के बाद लोगों के पास अब जीवन यापन करने के लिए कोई भी जरिया नहीं बचा है। सारे काम क्योंकि पहले से ही कंप्लीट हो चुके थे, लोगों के पास रोज़गार नहीं बचा था। व्यापारियों के पास कोई ग्राहक नहीं था क्योंकि जब रोज़गार नहीं था तो उनके पास पैसे भी नहीं थे खर्च करने के लिए और इस तरह से व्यापारियों के पास कोई ग्राहक नहीं थे। किसान अपना सामान नहीं बेच पाते थे। लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे या स्वर्ण नहीं थे। लेकिन इन कामों पर खर्च करने के किए जाने वाले स्वर्ण कहाँ गए, ये ऐसा राजा ने पूछा। चांसलर ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि शहर के कुछ लोगों के पास, कुछ अमीर लोगों के पास पूरा का पूरा धन जमा हो गया है। हमारे लोगों की उंगलियों से ऐसे धन पिघला जैसे बकरी का दूध बर्तन छलने से फिसलता चला जाता है। अब सोने की धारा यानी कि पैसे का बहाव बंद हो चुका है। अधिकतर लोगों के पास सामान्य के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा कुछ देर तक सोचता रहा और उसने पूछा कि कुछ लोगों के पास इतना धन कैसे आ गया और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी धन नहीं रहा, ऐसा कैसे हुआ? चांसलर ने कहा, कुछ लोगों के पास सारा धन इकट्ठा हो गया क्योंकि उन्हें इसका तरीका पता था। आप एक सफल इंसान की आलोचना नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे सफल होने का तरीका पता है। इसलिए हम अमीर लोगों की आलोचना नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें अमीर होने का तरीका पता है। ना ही आप किसी इंसान से वो सारा धन छीन सकते हैं जो उसने बहुत अच्छे तरीके से कमाया है, जिससे कि आप उसे कमज़ोर लोगों को दे सकें। राजा ने चाहा, क्यों नहीं सारे लोग स्वर्ण कमाने और समृद्ध बनने का तरीका सीख सकते? चांसलर ने कहा कि यह संभव है महाराज, लेकिन उन्हें कौन सिखाएगा? कोई पुजारी तो पैसे के बारे में नहीं सिखा सकता। हमारे शहर में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन जानता है? राजा ने चांसलर से पूछा। चांसलर ने जवाब दिया कि महाराज, आपके सवाल का जवाब
आपके सवाल में ही छुपा है। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसने सबसे ज़्यादा संपत्ति अर्जित की हो, वो तरीका अच्छे से जानता है और वो लोगों को समझा सकता है, सिखा सकता है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम उस अमीर आदमी को ले आओ और कल मेरे पास लेकर आना, मैं उससे बात करूंगा। चांसलर राजा के आदेश अनुसार अर्कद को सामने ले गया। वो अपनी उम्र के बावजूद स्वस्थ और जीवंत दिखता था। राजा ने पूछा कि अर्कद, क्या ये सही है कि तुम बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी हो? उसने कहा कि हाँ महाराज, ऐसा लोग कहते हैं। राजा ने कहा कि तुम इतना अमीर कैसे हो गए? इस शहर ने तो सभी को बराबर अवसर दिए थे, सभी बराबर का लाभ उठा रहे थे। तुमने भी शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन सिर्फ अमीर बनने की गहरी इच्छा थी, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा अर्कद ने कहा। राजा ने कहा कि हमारा शहर बहुत बुरी अवस्था में पहुंच गया है। लोग धन कमाना जानते हैं और उन्हें इसे अपने एक अधिकार में कर लिया है जिन लोगों को धन कमाना आता है। कुछ ही लोगों के पास पूरा का पूरा धन इकट्ठा हो गया है, बाकी लोगों के पास धन नहीं है, जिससे कि अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी लोगों को भी धन कमाना सिखाओ, उन्हें पैसे कमाना, स्वर्ण कैसे कमाए जाते हैं तुम उन्हें सिखाओ। क्या तुम सिखाओगे? अर्कद ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर सिखाऊंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन ज़रूर करूंगा। तुम इस महान कार्य में मेरा साथ दोगे, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसा राजा ने उसको बोला। अर्कद ने झुककर सलाम किया और कहा, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपका सामान्य लोगों की तरह नौकर हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर मैं आपके लिए कोई कार्य कर सकूँ तो। उसने चांसलर से कहा कि कल से मैं कक्षाएं दूंगा और हर कक्षा में 100 लोगों की कक्षाएं बनाई जाएं और वो 7 दिन तक लगातार चलेंगी, यानी कि 100 लोगों की 7 दिन तक लगातार क्लासें शुरू की गई। अर्कद ने कहा कि मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे अपने बटुए को भरा जाता है और किस तरीके से अपने बटुए को खाली होने से भी बचाया जाता है। 15 दिन के बाद चांसलर ने 100 लोगों को इकट्ठा किया और 100 लोग टेम्पल ऑफ लर्निंग में पैसा कैसे कमाया जाता है सीखने के लिए इकट्ठा हुए। अर्कद एक छोटे टेबल पर बैठा हुआ था जहाँ पर एक खुशबूदार लैंप भी था। बेबीलोन के इस सबसे अमीर इंसान को देखो, ऐसा किसी दूसरे छात्र ने फुसफुसाकर अपने पड़ोसी को कहा। दूसरे ने कहा, यह हमारी तरह ही एक इंसान है। हमारे राजा के एक आज्ञाकारी सेवक होने के नाते अर्कद ने कहना शुरू किया, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। मैं गरीब आदमी था, लेकिन मुझे पैसा कमाने की बहुत इच्छा थी और फिर मैंने पैसा कमाने के लिए ज्ञान अर्जित किया और फिर वही ज्ञान से मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया और वही ज्ञान मैं राजा के कहने पर आप सबसे बांटना चाहता हूँ, आप सबको सिखाना चाहता हूँ। मेरे खजाने का पहला गोदाम एक बटुआ था। मैं उसके खालीपन से बहुत परेशान रहता था। मैं चाहता था कि यह गोल और भारी बना रहे और उसमें मुझे सोने की खनक सुनाई दे। मैंने एक खाली बटुए का इलाज खोजना शुरू कर दिया और उस वक्त मुझे 7 इलाज मिले। मैं वही 7 इलाज आप लोगों को बताऊंगा और अगर आप इन 7 इलाजों को करेंगे तो आपका बटुआ कभी भी खाली नहीं रहेगा। जो ज्ञान मैं देना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुनें और मेरे साथ बहस करें। इन पाठों को अच्छी तरह से समझ लें, अपने बटुए में संपत्ति के बीज डालें। सबसे पहले आप सभी को अपना भाग्य बनाने की समझदारी से शुरुआत करनी होगी और तब आप सक्षम होंगे और तभी आप दूसरों को सिखा सकेंगे। मैं आप सभी को वो सरल तरीके बताऊंगा जिनसे बटुआ भारी हो सकता है। ये संपत्ति के मंदिर की ओर ले जाने वाला पहला कदम है और कोई भी इंसान ऊपर नहीं जा सकता जब कभी वो पहले कदम को अच्छे से पैर ना जमा ले। उसने आगे कहना शुरू किया, तो आइए हम बात करते हैं कि बटुए को कैसे भरा जा सकता है 7 इलाजों के बारे में। और पहला इलाज है, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। अर्कद ने अपने सामने बैठे हुए एक इंसान को पुकार कर कहा कि तुम कौन सा काम करते हो? उसने जवाब दिया, मैं एक स्क्राइब हूँ और मिट्टी के टैबलेट पर रिकॉर्ड लिखता हूँ। उसने कहा कि यहाँ पर पैसा कमाने का अच्छा तरीका है और अच्छा अवसर है, क्योंकि मैंने भी यही काम शुरू किया था। फिर उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि आप क्या काम करते हैं, आप अपनी रोटी कैसे कमाते हैं? तो उसने कहा, मैं एक कसाई हूँ और मैं किसानों से बकरियाँ खरीद कर उन्हें मारता हूँ और उनका मांस गृहिणियों को और उनकी चमड़ी मोचियों को बेचता हूँ।
अरकत ने कहा, क्योंकि आप भी बहुत मेहनत का काम करते हैं, आपके पास भी सफलता के मौके हैं। इस तरह अरकत ने वहाँ बैठे सभी लोगों से पूछा कि वो कैसे कैसे पैसे कमाते हैं, और जब सवाल ख़त्म हो गए तब उसने कहा कि मेरे बच्चों, आप सब ने देखा कि कई व्यापार हैं जिनमें हम पैसे कमा सकते हैं। कमाने का हर तरीका स्वर्ण की एक धारा है, जिससे काम करने वाला एक हिस्सा अपने बटुए में रख सकता है। इसलिए आप सभी को बटुए में अपनी क्षमता के अनुसार सिक्कों की छोटी सी बड़ी धारा बहती है। उसने कहा कि आप अगर अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं तो समझदारी इसी में होगी कि आपके पास पैसों का जो स्रोत है उसका उपयोग करना सीखें। एक विनम्र आदमी ने उससे पूछा कि जो अंडों का व्यापारी था, अगर आप अपने बास्केट में रोज़ सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? तब अरकत ने जवाब दिया कि कुछ समय बाद वो भर जाएगा, क्योंकि जितनी बार भी जितने अंडे निकालता हूँ उससे एक अंडा फालतू डाल देता हूँ। अरकत क्लास की और मुस्कुराकर कहने लगा कि क्या किसी आदमी का बटुआ हल्का है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और मुस्कुराने लगे, और उन्होंने हंसते हुए अपने बटुओं की ओर इशारा किया। ठीक है, वह बोलता गया, अब मैं आप सभी को हल्के बटुए का पहला इलाज बताऊंगा। जैसा कि अंडे के व्यापारी ने कहा कि हर रोज वह 10 अंडे डालता है, इसी तरीके से आप भी अपने बटुए में रोज 10 सिक्के डालें, लेकिन जब निकालें तो सिर्फ 9 सिक्के निकालें। बटुआ इस तरह से धीरे धीरे भारी होना शुरू हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसकी सरलता के कारण उसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। मैं बताऊंगा कि संपत्ति कैसे बनाई जाती है। यह मेरी शुरुआत थी। मेरा भी बटुआ बहुत हल्का था और मैं इसे गाली देता था कि ये मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है। उसके बाद मैंने सीखा कि किस तरीके से पहले 10 सिक्के डाले जाएं और उसमें से सिर्फ 9 सिक्के निकाले जाएं। इसका मतलब 10वां हिस्सा मैं हमेशा सेव करने लगा। अब मैं एक अजीब सा सच बताऊंगा जिस कारण मैं नहीं जानता। जब मैं अपनी आमदनी का सिर्फ 90% खर्च करने लगा तो उतने में ही भी मेरा काम चलने लगा था। मेरे पास पहले से ज़्यादा कमी नहीं थी। साथ ही मेरे पास सिक्के और आसानी से आने लग गए थे। देवताओं का नियम है कि जिसने सारा पैसा खर्च ना करके एक हिस्सा अपने पास बचाया होता है उसके पास स्वर्ण आसानी से आ जाता है। ठीक उसी तरह एक खाली बटुए में सोना आने से कतराता है। दोस्तों, ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नियम है। जो चीज़ जहाँ बहुत ज़्यादा होती है वो चीज़ वहीं पर अट्रैक्ट होती है। नदियाँ हमेशा समुद्र की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, कभी सूखी जगह पर नहीं। यही बात को अरकत ने भी बताया कि अगर आप 10 सिक्कों में से सिर्फ 9 सिक्के निकालते हैं तो आपका सिक्का बढ़ता जाएगा और आपके पास कमाई के साधन भी बढ़ जाएंगे। ये देवताओं का नियम माना गया है। आप में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इच्छा है? क्या आप हर रोज़ किसी आभूषण, किसी सुंदर चीज़ या बेहतर चीज़ या भोजन की चीज़ें खरीदना चाहते हैं जो तुरंत चली जाती हैं, भूल जाती हैं? या फिर आप जायदाद, सोना, ज़मीन ये सब बनाना चाहते हैं? बटुए से निकाले जाने वाले सिक्के पहली चीज़ लाते हैं, यानी कि जो 9 सिक्के हमने निकाले उससे हमें पहली चीज़ यानी कि आभूषण, सुंदर चीज़, भोजन ये सब मिलते हैं जो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। और जो 10वां हिस्सा यानी कि एक सिक्का हमने छोड़ा उसको लगातार जमा करने पर हम दूसरी चीज़ ला सकते हैं, यानी कि जायदाद, सोना, ज़मीन। मेरे छात्रों, यह हल्के बटुए का पहला इलाज था जो मैंने खोजा। बटुए में अगर 10 सिक्के डालें तो सिर्फ 9 ही निकालें। इस पर आपस में बहस करें और अगर किसी आदमी को यह गलत लगता है तो मुझे कल ज़रूर बताएं। खाली बटुए का दूसरा इलाज। जैसा कि पहले इलाज में बताया गया कि सबसे पहला नियम है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूर बचाएं। सिर्फ 90% में ही अपना खर्चा चलाएं। तो अब हम चलते हैं दूसरे इलाज की तरफ। दूसरा इलाज है अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अरकत की क्लास में एक छात्र ने उससे पूछा कि कोई भी इंसान अपना 10वां हिस्सा कैसे बचा सकता है अगर उसका पूरी कमाई में भी खर्चा अच्छे से नहीं चल पाता है। तब अरकत ने पूछा कि कल की क्लास में किस किस ने अपना बटुआ हल्का रखा, तो सभी ने हाथ उठाए और कहा कि हम सब ने। तब बरकत ने कहा कि लेकिन सारे लोग तो एक जैसा नहीं कमाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं, कुछ के परिवार छोटे होते हैं, कुछ के परिवार बड़े होते हैं। फिर भी सबके बटुए हल्के थे। तब बरकत ने कहा कि मैं एक अजीब सा सच तुम्हें बताऊंगा कि ज़रूरी खर्चे हमारी कमाई के साथ बढ़ते जाते हैं अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तो। ज़रूरी खर्चों को अपनी इच्छाओं से नहीं मिलाएं।
आप सभी के पास अपने परिवारों के साथ आमदनी से ज़्यादा इच्छाएं होती हैं। आपकी कमाई उन इच्छाओं को पूरा करने में खर्च हो जाती है, लेकिन इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती। इंसान क्षमता से ज़्यादा इच्छाओं से भरा हुआ होता है, इसलिए अपनी सारी कमाई अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा देता है। मैं आपसे कहता हूँ कि खेतों में फूस तभी उगती है जब उनकी जड़ों के लिए किसान खाली जगह छोड़ देते हैं। इसीलिए इच्छाएं तभी पैदा होती हैं जब उनके पूरा होने की आशा होती है। आपकी इच्छाएं कई हैं, लेकिन उनमें कुछ ही पूरी हो सकती हैं। अपने रहने के तरीकों को अच्छी तरह से समझ लें। देखें, आपको कई ऐसे खर्चे आसानी से मिल जाएंगे जिनको कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसलिए ऐसे खर्चों को ढूंढिए और अपने उन खर्चों को कम कीजिए। अपने टैबलेट पर हर उस चीज़ का नाम ज़रूर लिखें, अपने खर्चों का हिसाब किताब लिखें। उन्हीं खर्चों को चुनें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप आमदनी के 90% में खरीद सकते हैं, और बाकियों को काट दीजिए। फिर अपने ज़रूरी खर्चों का बजट ज़रूर बनाइए और उस 10वें हिस्से को नहीं छूना है जो आपके बटुए में पड़ा हुआ है, जिसने आपके बटुए को भारी बना के रखा है। अपने बजट के साथ काम करते रहिए और अपनी मदद के लिए बदलाव करते रहिए। भारी बटुए को बचाने के लिए इसे पहला सहायक बना लें। तब लाल और स्वर्ण के रंग का चोगा पहने हुए एक छात्र ने उससे पूछा कि मैं स्वतंत्र आदमी हूँ, मेरा विश्वास है कि ज़िंदगी की हर चीज़ का मुझे आनंद लेना चाहिए और ये मेरा अधिकार भी है। तो फिर मैं बजट की गुलामी क्यों करूं? मैं बजट क्यों बनाऊं? मुझे कहाँ कितना खर्च करना है ये मुझे बजट क्यों बताएगा? इससे तो मेरी खुशी खत्म हो जाएगी। मैं बोझ ढोने जैसा बन जाऊंगा। मैं एक गधे की तरह जीवन यापन करूंगा। तब बरकत ने पूछा, मेरे दोस्त, तब कौन आपका बजट बनाएगा? मैं इसे खुद बनाऊंगा, सामने वाले इंसान ने उससे कहा। तब इस मामले में क्या गधा अपने बोझ में आभूषण और सोने की प्लेट डालेगा? बिल्कुल नहीं। वह घास, अन्न और पानी डालेगा ताकि रेगिस्तान के सफ़र में काम आए। बजट का लक्ष्य आपके बटुए को मोटा करना होता है। इसका काम है आपकी ज़रूरतों को पूरा करना और जहाँ तक हो सके आपकी इच्छाओं को पूरा करना। इसका काम है आपकी गहरी इच्छाओं को आपकी हल्की इच्छाओं से अलग रखना। एक गुफा में रोशनी की तरह आपका बजट आपके बटुए के छेदों को दिखाता है, सही एवं ज़रूरी चीज़ों के लिए आपके खर्चों को नियंत्रित करता है। आपके हल्के बटुए का दूसरा इलाज है, अपने खर्चों का बजट बनाएं और जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें और कोशिश करें कि आपके खर्चे 90% में पूरे हो जाएं। हल्के बटुए का तीसरा इलाज, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं, यानी कि अपने पैसों को बढ़ाएं। आपने अपना बटुआ हल्का था और उसको अब भारी कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो 10वां हिस्सा आपने बचाया है, जो खर्चों को नियंत्रित किया है और आपने अपने खजाने को बढ़ाया है, उसको काम पर भी लगाएं। बटुए में रखा स्वर्ण दिल को खुश करता है और कंजूस को खुशी देता है, पर वो कमाता कुछ नहीं है, इसलिए उसको काम पर लगाएं। फिर हम कैसे अपने स्वर्ण को काम पर डाल सकते हैं? मेरा पहला निवेश दुर्भाग्यशाली था, मैंने उसे खो दिया, ऐसा अर्गद ने बताया। इसलिए जब भी निवेश करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका निवेश ऐसी जगह पर हो जहां पर वो खराब ना होने पाए, वो खो ना जाए। बहुत ही सोच समझ कर निवेश करें। जिनके पास अतिरिक्त सिक्के हो वह सम्मानीय इंसान था। फिर उसने आगे बताया, मेरा पहला लाभदायक निवेश एक कर्ज था जो मैंने शील्ड बनाने वाले अकबर को दिया था। हर साल वो भारी मात्रा में तांबा समुद्र के पार से खरीदता था ताकि व्यापार में डाल सके। व्यापारियों को देने के लिए पर्याप्त पैसों के अभाव में वह उनसे उधार लेता था जिनके पास अतिरिक्त सिक्के हों। वह सम्मानीय इंसान था, वह उधार चुकाता था और साथ ही अच्छा किराया देता था जब उसके शील्ड बिक जाते थे। जब भी मैंने उसे उधार दिया, मैंने किराए के पैसे उससे नहीं लिए बल्कि उसे भी उधार दे दिया। इसलिए ना सिर्फ मेरी पूंजी बढ़ी बल्कि मेरी कमाई भी बढ़ती गई और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी जब ये कमाई मेरे बटुए में आती थी। मेरे छात्रों में कह रहा हूँ कि इंसान की संपत्ति उसके बटुए के सिक्कों में नहीं होती है, वह उस आमदनी में है जो उससे बनाई जाती है, यानी कि अपने स्वर्ण को काम पे लगाकर। यही वो चीज़ है जिससे हर इंसान चाहता है, एक आदमी जो आती जाती है, भले आप काम करें या ना करें, ऐसी दौलत कमाना चाहता है। मैंने बड़ी आमदनी बनाई है, इतनी बड़ी कि मैं एक बहुत अमीर आदमी कहलाता हूँ। इस अनुभव से लाभ उठाकर मैंने अपने उधार और निवेशों को बढ़ाया। जैसे जैसे मेरी पूंजी बढ़ती गई, मेरे स्रोत भी बढ़ते गए और मेरे बटुए में सोना भी आता चला गया। अपनी साधारण कमाई से मैंने स्वर्ण के गुलामों की एक फ़ौज तैयार कर दी जो मेहनत करके मेरे लिए और भी सोना कमाती थी।
जैसे जैसे वो मेहनत करते गए उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे और उनके बच्चे भी मेहनत करने लगे, जब तक मेरी आमदनी काफ़ी बड़ी हो गई थी। इस आमदनी से स्वर्ण तेजी से बढ़ता गया, जैसा आप इस उदाहरण में देखेंगे। एक किसान जब उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, चांदी के 3 सिक्के लेकर सूदखोर के पास गया और उसे किराए पर रखने के लिए कहा, जब तक उसका बच्चा 20 साल का ना हो जाए। यह काम सूदखोर ने किया और वह हर 4 साल का किराया इसका चौथाई मूल्य होगा, उसने कहा। किसान ने कहा कि चूंकि ये पैसा उसने अपने बच्चे के लिए बचाया है, इसलिए किराए को मूल रकम में ही जोड़ दिया जाए। जब वह बच्चा 20 साल का हो गया, किसान वापस गया और चांदी के सिक्के के बारे में पूछने लगा। सूदखोर ने बताया कि चूंकि उसका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा था, इसलिए चांदी के वो 10 सिक्के 31.5 सिक्कों में बदल गए हैं। किसान बहुत खुश था क्योंकि बेटे को सिक्कों की ज़रूरत नहीं थी। वो उन्हें सूदखोर के पास छोड़ गया। जब बेटा 50 साल का हो गया, उसका पिता चल बसा। सूदखोर ने उसे 168 सिक्के वापस दिए। इस तरह वो निवेश किराए के कारण 17 गुना बढ़ गया था। इसलिए यह एक हल्के बटवे का तीसरा इलाज है कि हर सिक्के को काम पर लगा दें, ताकि खेतों की फसलों की तरह वे आप तक आमदनी ला सकें। संपत्ति की एक धारा पैदा करें जो आपके बटवे तक आए, यानी कि अपने पैसों को काम पर लगाएं और उससे और अधिक आमदनी करें। अपने पैसों से निवेश करना शुरू करें। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। दुर्भाग्य एक चमकते निशान को पसंद करता है। इंसान के बटुए के स्वर्ण की रक्षा पूरी ताकत से होनी चाहिए, नहीं तो वह खो जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। स्वर्ण का हर एक मालिक कई बार उन अवसरों की ओर ललचा जाता है जिनसे लगता है कि वह प्रोजेक्ट में पैसा लगाकर ढेर सारा पैसा कमा लेगा। अक्सर दोस्त और रिश्तेदार ऐसे निवेशों में जा रहे होते हैं और उसे भी उकसाते हैं और वह भी पैसा लगा देता है और उसका पैसा डूब जाता है। ब्याज तो मिला नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मूलधन भी खो जाता है। इसलिए कहीं भी निवेश करने से पहले बहुत ध्यान से देखें। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट इलाज नहीं होता है। किसी को भी उधार देने से पहले ये ज़रूर देखें कि वो उसे लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। अपनी गाढ़ी कमाई बिना सोचे समझे किसी को भी उपहार में नहीं दें। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले उसके खतरे के बारे में अच्छे से जान लें और समझ लें। मेरा अपना पहला निवेश एक दुखद घटना साबित हुई थी, ऐसा अरकद ने कहा। मैंने 1 साल की बचत अजमूर नाम के ईंट बनाने वाले को दे दी और जो समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसने फोनिशियन के आभूषण लाने का वादा किया था, वो उन्हें लौटकर बेचता और हम इससे लाभ कमाते। फोनिशियन जो बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज थे, उन्होंने उसे शीशे बेच दिए। मेरा खजाना खो गया। मेरा प्रशिक्षण मुझे ये बताता है, मेरा अनुभव मुझे बताता है कि ईंट बनाने वाले को आभूषण का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए उसको पैसे देकर मैंने गलती की थी। इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि हमेशा खजाने को निवेश में बर्बाद होने के मामले में अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें। बेहतर ये होगा कि पैसे से लाभ कमाने वाले से संपर्क करें, यानी कि एक्सपर्ट की सलाह लें। अपने आप अपनी बुद्धिमानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें अगर आपको पैसे का ज्ञान ना हो तो हल्के बटुए का तीसरा इलाज है और इसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये बटुए को एक बार भरने के बाद खाली नहीं होने देता है। अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहाँ पैसे लगाएं जहाँ मूलधन सुरक्षित भी रहे और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाला जा सके। समझदार लोगों से संपर्क करें, उनसे सीखें, उनसे अलग अलग निवेश करने की जगह के बारे में पूछें और वहाँ पर अपने निवेश को सुरक्षित तरीके से लगा दें। हल्के बटुए का पांचवा इलाज, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% ज़िंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने में तेज़ी से वृद्धि हो जाएगी। ऐसा अरकद ने 5वीं क्लास में बोला। बेबीलोन के कई लोग अपने परिवार को गलत आवासों में रखते हैं। वो अपने मकान मालिकों को उन कमरों के लिए काफ़ी ज़्यादा किराया देते हैं जहाँ उनकी पत्नियाँ अच्छे से रह भी नहीं सकती, उनके बच्चे गंदी जगह पर रहते हैं और खेलते हैं। इंसान का परिवार जीवन का आनंद नहीं उठा सकता अगर बच्चों को साफ धरती पर खेलने की जगह ना मिले, उनकी पत्नियां परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकें। एक इंसान के दिल को खुशी होती है जब वो अपने पेड़ों के फल खाता है और अपने बगीचे से अंगूर से शराब बनाता है। अपनी जगह का होना, गर्व के साथ उसकी देखभाल करना दिल में विश्वास लाता है और काम में ऊर्जा भी लाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर आदमी की अपनी छत होनी चाहिए। हर एक अच्छी नीयत वाला इंसान अपने घर का मालिक बन सकता है।
हमारे महान राजा ने बेबीलोन की दीवारें नहीं फैलाई ताकि उनके अंदर काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी रहे जिससे अच्छी कीमत पर ख़रीदा जा सके। इसलिए उसने कहा कि उधार देने वाले उन लोगों की इच्छाओं की इज्जत करते हैं जो अपने परिवारों के लिए घर और ज़मीन चाहते हैं। आप ईंट बनाने वालों और घर बनाने वालों को भुगतान करने के लिए पैसे कर्ज पर ले सकते हैं, अगर आप ये दिखा सकें कि आपने इस काम के लिए खुद भी अपनी तरफ से अच्छे पैसे लगाए हैं। तब जब घर बन चुका होगा, आप उधार देने वालों को उसी तरह से पैसे दे सकते हैं जैसे आप मकान मालिक को किराया देते थे। हर भुगतान आपके उधार के पैसे को कम करेगा और कुछ सालों के बाद आपका उधार भी चुक जाएगा। तब आपके दिल को खुशी भी होगी और तब जब आपके पास अपनी संपत्ति होगी और आपको सिर्फ राजा का ही टैक्स चुकाना होगा। साथ ही जब भी आपकी पत्नी नदी में कपड़े धोने जाए तो लौटते समय वह उगती चीज़ों पर डालने के लिए अच्छा खासा पानी भी लेती आएगी। इस तरह अपने मकान वाले को तरह तरह के आशीर्वाद मिलते हैं। इससे उसका रहने का खर्च कम होता है और वो अपने पैसे का इस्तेमाल आनंद की वस्तु में यानी कि अपनी इच्छा की पूर्ति में लगा सकता है। तो यह हल्के बटवे का इलाज है कि अपना मकान होना चाहिए। हल्के बटवे का छठा इलाज, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर इंसान का जीवन बचपन से बूढ़े तक चलता है। ये जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान का बुलावा आने से पहले भी इंसान को जीना पड़ता है और जितना वो युवावस्था में कमाता है वो वृद्धावस्था में ऐसा नहीं कमा सकता है। ये बात आपकी तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं बचेंगे। वह इंसान जिसने संपत्ति के नियमों को अच्छे से समझ लिया है, अपनी आमदनी को विकसित करना सीख गया है, निवेश करना सीख गया है, उसे अपनी बुढ़ापे के लिए, अपने भविष्य के लिए पैसे ज़रूर बचाने चाहिए। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे एक आदमी अपने भविष्य की सुरक्षा प्रदान कर सकता है। वह एक छुपाने वाली जगह में खजाना गाड़ सकता है, लेकिन वह कितनी भी समझदारी से क्यों ना खजाना छुपा ले, चोरों से नहीं बच सकता है। इसलिए मैं इस प्लान की अनुशंसा नहीं करता। एक इंसान इस लक्ष्य को पाने के लिए घर और ज़मीन खरीद सकता है। वह उनकी भविष्य उपयोगिता और कीमत पर ध्यान दे। उनकी कीमत हमेशा बनी रहेगी और उनसे होने वाली आमदनी और बिक्री से उसका काम हो जाएगा। एक इंसान किसी कर्जदाता को थोड़े पैसे दे सकता है और इसे समान अंतराल पर बढ़ा सकता है। पैसे से आने वाले किराए से यह बढ़ता जाएगा। मैनसन नाम के मोची को जानता हूँ जिसने मुझे बताया कि 8 साल तक हर सप्ताह वह चांदी के 2 सिक्के एक कर्जदाता के पास जमा करता था और कर्जदाता ने उसे जो पैसे लौटाए उसे देखकर वह बहुत खुश हो गया। हर साल में कीमत का चौथाई हिस्सा बढ़ने की दर से उसकी जमा राशि बढ़कर 1040 चांदी के सिक्कों में बदल गई थी। मैंने उसे अपने अंकों का ज्ञान दिखाते हुए बताया कि अगर वह 12 साल तक ऐसा करता है तो कर्जदाता उसे 4000 सिक्के लौटा देगा जो उसकी ज़िंदगी भर के लिए काम आते। निश्चित ही जब नियम के साथ इतनी छोटी धनराशि इतना लाभ दे सकती है तब कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बुढ़ापे के लिए और अपने परिवार के लिए एक खजाना ना बनाकर रखना चाहे, भले ही उसका बिजनेस और निवेश कितना समृद्ध क्यों ना हो। मैं इस बारे में और भी कहना चाहूँगा। मेरे दिमाग में ये विश्वास है कि किसी दिन बुद्धिमान लोग मृत्यु का भी बीमा कराएंगे। जब एक इंसान थोड़े पैसे नियमित रूप से जमा कराएगा और उसके मरने के बाद उसके परिवार को एक अच्छी राशि मिलेगी। मुझे लगता है कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है और मैं इसकी अनुशंसा करता हूँ, लेकिन ये आज संभव नहीं है। दोस्तों, ऐसा इस किताब में लिखा है। तब बिज़नेस के साथ साथ बीमा नहीं हुआ करता था। जो आज हम टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं, यह उसी के बारे में बात कर रही है किताब। अर्कद ने इसके बारे में पहले ही लोगों को ज्ञान दिया था क्योंकि उसने आगे कहा क्योंकि इसे किसी इंसान और उसके पार्टनर की ज़िंदगी के बाद भी काम करना होगा, राजा की गद्दी की तरह स्थायी होना होगा। किसी दिन मुझे लगता है कि ऐसी योजना बनाएगा और ये कई इंसानों को लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि एक छोटा सा पहला भुगतान भी उस इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए सौभाग्य जैसा काम करेगी। लेकिन क्योंकि हम आज में रहते हैं, आने वाले दिनों में नहीं, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैं सारे व्यक्तियों को बताना चाहता हूँ कि वे अपने तरीके के अच्छे और सोचे समझे इस्तेमाल करें और आने वाले दिनों के लिए भी बटवे को भारी रखें और बचाएं ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार के काम आ सके। यह इसलिए एक हल्के बटवे का छठा इलाज है। अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतज़ाम करना शुरू कर दें। एक हल्के बटवे का सातवां इलाज, अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं।
अर्कत ने कहा, मेरे छात्रों, आज मैं आप लोगों को हल्के बटुए का एक सबसे बड़ा इलाज बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपसे स्वर्ण के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि आपके बारे में बात करूंगा। आप सभी लोग जो तरह तरह के रंगों के चोगों में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं दिमाग में बसने वाली उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो आपकी सफलता के पक्ष और विपक्ष में काम आती है। इस तरह अर्कत ने 7वें दिन अपनी क्लास को संबोधित किया और कुछ दिनों पहले एक युवा आदमी कर्ज लेने आया था। जब मैंने उसकी ज़रूरत के बारे में पूछा तो उसने शिकायत की कि उसकी कमाई उसके खर्चों के लिए काफ़ी नहीं होती है। उसने बाद में मैंने उसे बताया कि ऐसे मामले में कर्जदाता के लिए अच्छा सौदा नहीं है, क्योंकि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए तो पैसे होंगे ही नहीं। युवक, तुम्हें ज़रूरत है। मैंने उसे बताया कि तुम ज़्यादा पैसे कमाओ, तुम अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करते हो? मैं यही कर सकता हूँ, उसने जवाब दिया। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने मालिक के पास वेतन बढ़ाने के लिए 2 बार जा चुका हूँ, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। इससे ज़्यादा कोई आदमी नहीं जा सकता। हम उसके सीधेपन पर मुस्करा सकते हैं, लेकिन उसके पास अपनी आमदनी बढ़ाने की एक ख़ास काबिलियत थी। उसके अंदर पैसे कमाने की गहरी इच्छा थी, एक मजबूत इच्छा। सफलता के पहले इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छाएं मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। सामान्य इच्छाएं कमज़ोर चाह होती हैं। अमीर बनाने की या बनने की चाह रखने में कोई लाभ नहीं होता है। सोने के 5 सिक्कों के होने की इच्छा एक स्पष्ट इच्छा है जो पूरी हो सकती है। जब उसने 5 सोने के सिक्कों की इच्छा के पीछे लक्ष्य की प्रतिबद्धता को जोड़ लिया, तब वह इसी तरह से 10 सिक्के और फिर 20 सिक्के और फिर 1000 सिक्के पा सकता है और अमीर बन सकता है। इसी तरीके से संपत्ति अर्जित की जाती है, पहले छोटी राशि, फिर उससे बड़ी राशि और फिर उससे बड़ी राशि। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी और मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग भी जब हम कहते हैं के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ब्रह्मांड हमें वही देता है जो कि हम चाहते हैं। हम जो भी इस ब्रह्मांड से मांगेंगे, ये ब्रह्मांड हमें दे देगा। लेकिन ब्रह्मांड हमारी लैंग्वेज नहीं जानता है, हमारी भाषा को नहीं समझता है। इसलिए हमें उसे स्पष्ट शब्दों में बताना होगा कि हमें क्या चाहिए। अगर हम ये कहें कि हम अमीर बनना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड इस बात को नहीं समझता है। अमीर शब्द अपने आप में डिफाइन शब्द नहीं है। इसके बजाय आप ब्रह्मांड से कहें, कोई एग्जाम्पल देके या एक प्रॉपर तरीके से कहें कि जैसे कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए या मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। आप अगर एक सटीक और स्पष्ट रूप में ब्रह्मांड से मांगेंगे तो आपको 10 और 20 लाख की राशि ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए काम भी करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कभी नहीं बताता है या कभी नहीं कहता है कि सिर्फ मांगने से इच्छा पूरी होती है। मांगने के साथ साथ एक्शन लेना भी ज़रूरी है। खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में हम अपनी आने वाली पुस्तकों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आ जाते हैं फिर से हम अपने 7वें इलाज के पास। जब उसने 5 सोने के सिक्कों की इच्छा के पीछे लक्ष्य की प्रतिबद्धता को जोड़ दिया, तब वह इसी तरह से 10 सिक्के और 20 सिक्के भी कमा सकता है। इस तरीके से छोटी राशि से बड़ी राशि आसानी से इंसान कमा सकता है, लेकिन वो इच्छाएं सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। वे अपना ही नुकसान कर बैठेगी अगर संख्या में कई होंगी, आपस में जटिल होंगी और इंसान की काबिलियत के बाहर होंगी। इसका मतलब है कि आप उतना ही सोचें, उतना ही लक्ष्य बनाएं जो लगता है कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाता है और वो कहे कि मैं 1 करोड़ रुपये कमाना चाहता हूँ या 1 महीने में 1 करोड़ रुपये मैं कमा लूँगा, या फिर वो इस तरीके का कोई लक्ष्य बनाता है, तो उसे खुद ही पता होता है कि वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने लक्ष्य को उतना निर्धारित करें जिस पर आपको खुद विश्वास हो कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। और यकीनन जब आप ऐसा कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, तो यह ब्रह्मांड भी आपको आपकी इच्छा अनुसार देने लगता है। जैसे इंसान मांगने की क्षमता में दक्ष होता है, वैसे ही उसकी कमाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। उन दिनों में जब मैं तांबे के कुछ सिक्कों के लिए स्क्राइब पर एक मामूली सा काम करता था, मैंने देखा कि कुछ लोग मुझसे ज़्यादा काम करते हैं और मुझसे ज़्यादा कमाते हैं। तब मैंने तय किया कि मैं भी ज़्यादा कमाऊँगा। बहुत जल्दी मैं जान गया कि उनकी सफलता का क्या राज था। काम में ज़्यादा अरुचि होने पर, काम पर ज़्यादा फोकस होने पर, कोशिश में ज़्यादा लगन होने पर मैंने देखा कि मैं अधिकतर लोगों से ज़्यादा टैबलेट पर लिखने लगा। मेरी बढ़ती दक्षता पर मुझे पुरस्कार मिले और मुझे अपने मालिक के पास 6 बार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें कि अपने काम में रुचि हो। अगर हमें अपने काम में रुचि होगी और हमारा अपने काम पर फोकस होगा,
तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ज़्यादा हम कमाते जाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उसे पुरस्कार भी ज़्यादा मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे वह औज़ार सीखने चाहिए जिनसे वह कुशलता हासिल कर ले। अगर कानूनी उपचार का काम करता है तो उसी तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। हमेशा लोगों के काम बदलने और बेहतर होते हैं क्योंकि तेज़ बुद्धि वाले लोग उनकी बेहतर सेवा करना चाहते हैं जिनसे उन्हें पैसे मिलते हैं। इसलिए मैंने अपनी लोगों से अपील करता हूँ कि वो तरक्की की अगली कतार में खड़े हों, स्थिर ना रहें क्योंकि तब वे पीछे छूट जाएंगे। इसमें अरकद लोगों को ये बताना चाहता था कि अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहें। ऐसा ना हो, ज़्यादातर लोग एक नौकरी पकड़ते हैं और उसी में ही अपना जीवन काट देते हैं और कहते हैं कि उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ और उन्होंने एक नौकरी करते हुए अपना जीवन यापन कर लिया। अगर आप वाकई में जीवन में अमीर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो एक ही जगह पर स्थिर ना हो जाएं। आप जिस भी नौकरी को करते हैं उससे संबंधित स्किल्स को सीखते रहें, अनुभव को बढ़ाते रहें, नए-नए ज्ञान को सीखते रहें। और जब आप नए ज्ञान को सीखेंगे तो यकीनन आप काबिल ज़रूर हो जाएंगे और ज़्यादा पैसे कमाएंगे क्योंकि ज़्यादा अवसर आपके पास होंगे। अच्छे अनुभवों से कई चीज़ें आती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को अमीर बनाती हैं। इस तरह की चीज़ें एक इंसान को करनी चाहिए अगर वो खुद की इज़्ज़त करता है। उसे अपने कर्ज को जल्दी से जल्दी अपनी क्षमता के अनुसार चुका देना चाहिए। वो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जो उसकी आमदनी के बाहर हो। दूसरा, उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो उसके बारे में अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। लोग आज अमीर बनना चाहते हैं, काबिल होना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों की इज़्ज़त नहीं करते। अपने परिवार में एक पति अपनी पत्नी की इज़्ज़त नहीं करता, पत्नी अपने पति की इज़्ज़त नहीं करती। हम एक दूसरे का ख़याल नहीं रखते हैं। तो सोचिए कि अगर हम एक दूसरे का ख़याल नहीं रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, तो क्या हम एक दूसरे के प्रति कोई पॉज़िटिव भावनाएं ला सकते हैं? और जिस घर में या जिस घर के लोगों में पॉज़िटिव सोच या पॉज़िटिव भावनाएं एक दूसरे के लिए नहीं होंगी, तो क्या वो हमारी तरक्की पर असर नहीं डालेंगी? एक बार ज़रूर सोचिएगा। तीसरी बात अरकत ने बताई कि उसे अपनी वसीयत बनानी चाहिए, यानी कि हर इंसान को अपनी वसीयत बनानी चाहिए ताकि ऊपर से बुलावा आने पर उसकी संपत्ति का ठीक से बंटवारा बाद में हो सके। उसमें उन लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए जो घायल और हादसे का शिकार हैं और उसे उन्हें सीमा में रहकर मदद करनी चाहिए। उसे अपने लोगों के लिए वो चीज़ें करनी चाहिए जो उचित हैं। इसका मतलब अरकत ने कहा कि हर इंसान को समाज सेवा भी करनी चाहिए। इसलिए हल्के बटुए का सातवां और आखिरी इलाज ये है कि वह अपनी क्षमता बढ़ाए, ज़्यादा बुद्धिमान बने और अपने सम्मान के लायक काम करे। इस तरह वह आत्मसम्मान पा सकेगा और अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकेगा। ये हल्के बटुए के 7 इलाज हैं, ऐसा अरकत ने कहा, जो मैंने और अपने लंबे समय और लंबे अनुभव के अनुसार सीखे हैं, जो आज मैंने आपको बताए हैं। और जो भी धन कमाना चाहता है, इच्छा रखता है, अमीर बनना चाहता है, वो इन 7 इलाजों को करे। अरकत ने कहा, मेरे छात्रों, बेबीलोन में आपके सपनों से ज़्यादा सोना है, यहाँ बहुत अधिक धन है। आगे बढ़ें और इन चीज़ों का अभ्यास करें ताकि आप आगे बढ़ सकें, समृद्ध बन सकें। ये आपका अधिकार है। आगे बढ़ें और इन सिद्धांतों को महाराज के हर नागरिक को सिखाएं ताकि वो इस शहर की समृद्धि बढ़ाने में मदद कर सके। इस तरह अरकत ने शहर के लोगों को अमीर बनने का तरीका समझा दिया। तो दोस्तों चलिए आइए इस चैप्टर के लास्ट में एक बार फिर से हम 7 इलाजों के बारे में समझ लेते हैं। अरकत ने पहला इलाज बताया कि अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस इलाज में उसने कहा कि हम जो भी कमाते हैं, यानी कि हमारी जो भी सैलरी है, उस सैलरी का 90% हमें खर्च करना है और 10% हमें बचा कर रखना है। आपकी सैलरी, आपकी कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, अपने कोशिश करो अपने खर्चों को कम करो और 90% में ही गुजारा करो और 10% को जमा करना शुरू करो। दूसरा इलाज उसने बताया कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो, यानी कि खर्चे हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करो कि जो खर्चे बहुत ज़रूरी हैं उन्हीं खर्चों को करो। अपना बजट बनाओ और बजट में आपको पता चलेगा कि आप कौन से खर्चों को काट सकते हो और कौन से खर्चों को आपके लिए ज़रूरी हैं जिन्हें आप कर सकते हो।
हर इंसान को अपना मंथली बजट यानी कि महीने का बजट ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे कि उसे अपनी इनकम के बारे में और अपने एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता है। तीसरा इलाज है अपने स्वर्ण को बढ़ाएं, यानी कि जो पैसे आपने जमा किए, जो 10% आपने बचाए हैं, उसको अलग अलग निवेश में लगा दीजिए। निवेश को अच्छे से सोचें समझें, उसके बाद ही निवेश को लगाएं। चौथा इलाज उसने बताया कि जब आपने निवेश कर लिया है तो अपने खजाने को यानी कि अपने पैसे को नुकसान से बचाएं। अपने खजाने को नुकसान से बचाने का तरीका ये है कि आप कभी भी शॉर्टकट में ना जाएं। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अचानक से पैसे कमाना जैसे कि स्कीम आजकल आती रहती हैं, उन स्कीम से बचें, क्योंकि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये धीरे धीरे ही कमाए जाते हैं। इसीलिए चौथा इलाज उसने कहा कि अपने पैसे को बचाएं। ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में या उसको बढ़ाने के चक्कर में उसको गंवा बैठें। उसने इस इलाज में ये भी बताया कि जब भी आप निवेश करने के लिए जाएं तो अनुभवी लोगों की यानी कि एक्सपर्ट्स की, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की सलाह ज़रूर लें। पांचवा इलाज उसने कहा कि अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। अर्कद का मानना था कि हर इंसान के पास अपना घर होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। वो ऐसा इसलिए मानता था क्योंकि हमारी कमाई का एक गाढ़ा हिस्सा किराए में चला जाता है। इसलिए अगर हम अपना घर उधार लेकर, इस तरीके में उसने बताया कि हम उधार लेकर अपना घर बनाएं और जब हमारा घर बनकर तैयार हो जाए तो जो पैसे हम किराए में देते हैं उसे हम उधार में दे दें। इसका मतलब हम उन लोगों को दें जिन्होंने हमें उधार दिया था, और धीरे धीरे ये उधार चुक जाएगा और फिर आप अपने घर के मालिक भी बन जाएंगे। और जब आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे तो जो भी किराया आप चुकाया करते थे वो किराया आपका बचत बनेगा और आप उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे, एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। छठा इलाज उसने कहा कि भविष्य की आमदनी निश्चित करें, यानी कि अपने भविष्य के बारे में सोचें। अपने भविष्य के लिए पहले से ही बचा कर रखें, अपने परिवार के लिए बचा कर रखें, अपने बुढ़ापे के लिए पहले से ही बचा कर रखें। सातवां इलाज यानी कि आखिरी इलाज, आखिरी तरीका उसने बताया कि अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। उसने साफ साफ कहा कि अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें, नए नए ज्ञान को अर्जित करते रहें, क्योंकि जब हम नया ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमारे पास कमाने के मौके भी आते हैं, और जब कमाने के मौके आएंगे तो हम ज़रूर अपनी उन स्किल्स को, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके उन अपॉर्चुनिटी, उन अवसर का फ़ायदा उठाएंगे, उन अवसरों का लाभ लेंगे और हम अधिक से अधिक धन कमाकर अमीर बन जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर के साथ साथ सरल शब्दों में, सरल भाषा में आपको बता सकें कि किस तरीके से हम अमीर बन सकते हैं और किस तरीके से 7 सिद्धांत जो कि अर्कद ने बताए हैं उनको बनाकर, उनको जीवन में अपनाकर हम आज एक अमीर बनने की शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो और जो प्रयास में करने की कोशिश कर रहे हूँ, जीवन में कुछ बदलाव लाने की, जो लोगों के जीवन में मैं कुछ बदलाव पॉजिटिव लाना चाहती हूँ, अगर इस प्रयास में आपको लगता है कि थोड़ी भी मेहनत मैंने की है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को इस चैनल पर लेके आ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।